हाय, दिस इज तौहीद आलम। वेलकम टू ज्ञान अकेडमी डियर लर्नर। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ बात किया था हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार होते हैं और उन 16 संस्कार में से जो पहला संस्कार है गर्भधान संस्कार, इसके बारे में मैंने बात किया था। आज के इस वीडियो में मैं जो रिमेनिंग संस्कार है उसके बारे में चर्चा करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 16 संस्कार है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। 16 संस्कार है। 16 संस्कार आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप यूजीसी नेट एंड जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं, सेट का एग्जाम दे रहे हैं और अदर कोई भी एजुकेशनल रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो एकदम बिल्कुल लास्ट तक देखिए। हम ये भी जानेंगे कि जो संस्कार है, संस्कार करने के पीछे का रीजन क्या है, पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ये संस्कार किए जाते हैं, है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि टोटल 16 संस्कार है। ये 16 संस्कार में से 3 संस्कार जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो 3 संस्कार किए जाते हैं। जब बच्चे ये दुनिया में आ जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, तो जन्म से लेके मृत्यु तक 12 संस्कार किए जाते हैं। एंड मरने के बाद एक संस्कार जिसको हम अंतिम संस्कार बोलते हैं या अंत्योष्टि संस्कार बोलते हैं। तो कुल मिला के पूरे जीवन में हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार होते हैं और उन 16 संस्कार पूरे जीवन काल में किया जाता है। अब यह संस्कार करने के अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग मकसद है ना, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, रीजन है जिसके तहत ये संस्कार किए जाते हैं। तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये संस्कार क्यों किए जाते हैं और क्या क्या वो संस्कार है ना। तो जैसे गर्भधान संस्कार है, जातकर्मा है, अन्नप्रश्न है, विद्यारंभ है, उपनयन है, मेधा जनन है, उपकर्मा है, उत्सर्जन है, अंतिम संस्कार है, मुंडन संस्कार है, विवाह संस्कार है। इस तरीके से 16 का 16 संस्कार है ना। और एक संस्कार के बारे में जो गर्भधान संस्कार है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिए, है ना। तो चलिए, पहला जो संस्कार है गर्भधान संस्कार है, जिसके बारे में बात कर चुके, लेकिन फिर भी ये बता देते हैं कि जब पति पत्नी प्लानिंग करते हैं बच्चा लेने के लिए, वो तैयार हो जाते हैं, उसको पितृ ऋण को चुकाना होता है, तो ये संस्कार करते हैं। ये संस्कार करने का पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो बच्चा, जो संतान होते हैं, वो माँ बाप का प्रतिबिंब होता है, फोटोकॉपी होता है। तो बच्चे के अंदर वही गुण होगा जो माँ बाप का गुण होगा। तो इसलिए माँ बाप को बच्चे लेने की प्लानिंग करने से पहले शुद्ध रूप से स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ मन से भी और पूरे शरीर से भी स्वस्थ होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि स्वस्थ नहीं हो, बीमार हो और कंसीव कर ले और कंसीव करने के बाद जो बच्चा पैदा हो, बच्चा जो है स्वस्थ पैदा ना हो, है ना। तो ये जरूरी होता है कंसीव करने से पहले ये तय करना कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है या नहीं है ना। तो ये पहला संस्कार होता है जिसमें ध्यान रखा जाता है कि आपका मन पवित्र है या नहीं है, आप स्वस्थ है या नहीं है, माता पिता दोनों स्वस्थ है या नहीं है। अगर आप स्वस्थ है तो आप क्या करेंगे, बच्चे लेने के लिए कंसीव करेंगे। तो ये पहला संस्कार है जिसको गर्भधान संस्कार कहते हैं। दूसरा संस्कार आता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार क्या है? पुंसवन, जब बच्चे कंसीव होने के बाद, प्रेग्नेंट के बाद 3 महीना हो जाता है, तब ये संस्कार किया जाता है। ये पुंसवन संस्कार में क्या होता है कि बच्चे का जो मस्तिष्क है, बच्चे का मस्तिष्क विकसित होना शुरू हो जाता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है ना। तो इनके पीछे का रीजन क्या है ये संस्कार करने का? क्योंकि मस्तिष्क डेवलप हो रहा है, तो मस्तिष्क का डेवलप जो है सही तरीके से हो, अच्छे से डेवलप हो, है ना, पूर्ण रूप से विकसित हो, सही से विकसित हो, तो ये संस्कार किया जाता है 3 महीने के पश्चात किया जाता है, जिसको पुंसवन संस्कार बोलते हैं। तीसरा नंबर पे है सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन, जब बच्चे का प्रेग्नेंट के बाद 6 से लेके 8 महीने का हो जाता है, 6 से लेकर 8 महीना के ड्यूरेशन में रहता है, तो सीमंतोनयन किया जाता है। सीमंतोनयन में यहाँ पे बच्चा बोलना, सीखना की विकसित हो जाता है, वो सीखने का समय आ जाता है ना। सीखते, आपको कई सारी ऐसा एग्जाम्पल साइकोलॉजी भी मानते हैं, मेडिकल साइंसेस भी चीज मानती हैं कि बच्चे गर्भ से सीखना शुरू करते हैं। तो यही वो ड्यूरेशन से, अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म के अनुसार, कि 6 से लेकर 8 महीना आफ्टर द प्रेग्नेंट यहाँ बच्चे सीखने के काबिल हो जाते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं। तो ये संस्कार किया जाता है ताकि बच्चे सही रूप से वो चीजें सीखे, सही चीजों को वो सीखे, उनके अंदर जो सीखने की प्रवृत्ति हो वो बेहतर हो। इसलिए ये सीमंतोनयन संस्कार किया जाता है 6 से लेकर 8 महीने तक।
तो प्रेग्नेंट से लेके 8 महीने तक हो गया। उसके बाद क्या आता है आपका, सीमंतोन्नयन के बाद आता है जातकर्म। ये 3 था आपका, जो 3 गर्भधान संस्कार, पुंसवान संस्कार एंड सीमंतोन्नयन, ये गर्भ में है ना, मतलब कॉन्सेप्शन से लेके गर्भ तक, ये आपका कंसीव से लेके गर्भ तक, ये 3 संस्कार है। उसके बाद आता है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार कब होता है, जब पहली बार गर्भ से है ना 9 महीने के बाद, 9 महीने के बाद जो भ्रूण है वो जन्म ले लेते हैं, पैदा ले लेते हैं, तब पहला संस्कार किया जाता है जातकर्म संस्कार, है ना। पहला संस्कार किया जाता है जातकर्म संस्कार जब बच्चे जन्म ले लेते हैं। जब बच्चे जन्म ले लेते हैं 9 महीना के पश्चात, जब प्रसव का समय आता है, तब एक नए जीवन का इस संसार में उदय होता है तथा पहली बार वह इस संसार के दर्शन करता है। शिशु के जन्म के समय घर वालों के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं उसे जातकर्म संस्कार किया जाता है, उसे जातकर्म संस्कार किया जाता है ना। पहली बार जब उनका इस संसार में उदय होता है तो उसी को जातकर्म संस्कार बोलते हैं। जातकर्म संस्कार के बाद आता है नामकरण, है ना। नामकरण संस्कार, नाम से ही मालूम चलता है कि नामकरण संस्कार में क्या करते हैं, बच्चे का नाम रखते हैं, है ना। रोहित, सुमित, वटेवर, है ना, अकॉर्डिंग टू द पुराण। यहाँ पे क्या करते हैं, 11वें दिन जो है नामकरण करते हैं। उसके बाद फिर आता है एक और संस्कार आता है निष्कर्मण संस्कार, है ना। निष्कर्मण संस्कार हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार हमारी जो शरीर है, ये शरीर 5 तत्वों से मिलके बनी है, 5 तत्वों से मिलके। तो पहली बार ये इनको क्या किया जाता है, इस संसार के जो 5 तत्व है, इनको 5 तत्वों का दर्शन कराया जाता है ना। 5 तत्व में क्या है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। ये 5 तत्व है जिसको पंचभूत भी कहा गया, है ना। जो हमारी शरीर है वो पंचभूत से मिलके बने हुए हैं। इट मीन्स दैट देयर इज अ मिश्रण, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ पंच तत्व, है ना। तो ये 5 तत्व को पहली बार इनका दर्शन कराया जाता है। उनके बाद होता है अन्न प्रश्न, है ना। उसके बाद जो संस्कार है अन्न प्रश्न संस्कार। अन्न प्रश्न संस्कार में क्या होता है, ये एक संस्कार होते हैं जिसमें बच्चों को पहली बार अन्न, जो मतलब फूड है ना, जैसे रोटी, चावल, गेहूं, मतलब जो फूड होते हैं, जो अन्न होते हैं, अन्न का पहली बार इनको दर्शन कराया जाता है, पहली बार इनको खिलाया जाता है। इस समय बच्चे का जो उम्र होता है वो बच्चे का उम्र आपका 6 से लेकर 7 महीने की उम्र होती है। तो जब बच्चों को पहली बार उनके मुंह में अन्न दिया जाता है ना। यहाँ पे मैंने कई लोगों से पूछा और मैंने पढ़ा भी कई जगह, और पढ़ने के बाद ये कि पहली बार जब उनको कुछ खिलाया जाता है अन्न में, तो मीठा खिलाया जाता है ना। मीठा खिलाने के पीछे के बहुत सारे कारण हैं, है ना। लेकिन बस आपको ये समझना है कि अन्न प्रश्न संस्कार जो है 6 से 7 महीना जब बच्चा हो जाता है, नन्ना मन्ना सा बच्चा जब हो जाता है, तब ये संस्कार किया जाता है जिसको अन्न प्रश्न संस्कार कहते हैं, है ना। उनके बाद फिर एक और संस्कार आता है, नेक्स्ट संस्कार है चूड़ा कर्म संस्कार या मुंडन संस्कार, है ना। जो मुंडन किया जाता है, पूरे तरीके से जो बाल को हटा लिया जाता है, तो उसको चूड़ा कर्म संस्कार या मुंडन संस्कार बोलते हैं, है ना। याद रखिएगा, अगर नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, बिकॉज ऑफ रीजन दैट यहाँ पे यूजीसी नेट में क्वेश्चन नहीं आएगा। एक आता है कर्णवेद संस्कार, है ना। कर्णवेद संस्कार के अनुसार क्या होते हैं, बच्चे का ये कान में छेदा किया जाता है, और इनके छेदा करने के पीछे के भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे वजूहात है कि वाई कि ये कान में क्या किया जाता है, छेदा किया जाता है ना। बट अभी इसको नहीं जानना है आपको। इनके बाद एक और संस्कार आता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो विद्यारंभ है ना। विद्यारंभ, है ना, मीन्स कि जो विद्या है, विद्या का आरंभ, स्टार्ट ऑफ एजुकेशन, स्टार्ट ऑफ लर्निंग इन दिस संसार, है ना, इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो क्या है वो विद्यारंभ। विद्यारंभ में ये देख रहे होंगे आप फोटो यहाँ पे, विद्यारंभ में पहली बार उनको विद्या मतलब ज्ञान का शिक्षा दिया जाता है, और पहली बार उनको कुछ जो है लिखाया जाता है ना। पहला अक्षर जैसे का, खा, गा, इस तरह की चीजें उन्हें लिखाया जाता है। तो ये क्या है आपका विद्यारंभ है। इन द वैदिक सिस्टम एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड कमेंस एट द एज ऑफ 5 विद द सेरेमनी कॉल्ड विद्यारंभ। ये भी याद रखिए कि 5 साल की उम्र में ये विद्यारंभ सेरेमनी किया जाता है या विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। इट वॉज मार्क्ड बाय द लर्निंग द अल्फाबेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑफरिंग वर्शिप टू गॉड इज सरस्वती, एंड सरस्वती की यहाँ पे पूजा किया जाता है, और पहली बार उनको अल्फाबेट
सिखाया जाता है, फर्स्ट टाइम अल्फाबेट सिखाया जाता है, तो इसको विद्यारंभ संस्कार बोलते हैं, है ना। यहाँ पे इनको क्या कहते हैं, विद्यारंभ संस्कार बोलते हैं। उसके बाद विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उपनयन संस्कार या इनिशिएशन सेरेमनी और थ्रेड सेरेमनी। उपनयन संस्कार या इनिशिएशन सेरेमनी और थ्रेड सेरेमनी या उपनयन सेरेमनी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार कब किया जाता है, जब बच्चे अपना घर को त्याग करके शिक्षक के घर अपने गुरु के घर को चले जाते हैं, तब जब घर में ये संस्कार किया जाता है, उपनयन संस्कार, यहाँ से बच्चे क्या करेंगे, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अपने घर को त्याग करके जाएंगे। तो जो भी यहाँ पे संस्कार किए जाते हैं उसको उपनयन संस्कार के बोले जाते हैं। पहले जमाने में मीन्स कि जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है, वैदिक एजुकेशन सिस्टम है, वैदिक एजुकेशन सिस्टम में जो भी शिक्षा को ग्रहण करते थे अपने गुरु के पास रह के ही शिक्षा को ग्रहण करते थे, है ना। आज के जैसे स्कूल सिस्टम नहीं था कि स्कूल से गए घर आ गए, ऐसा नहीं था, है ना। गुरु के पास चले गए, जब तक शिक्षा पूरी नहीं होगी तब तक वो नहीं आएंगे, घर को त्याग देते थे। तो जो घर को त्याग करके गुरु के घर चले जाते थे, तो यहाँ पे एक संस्कार किया जाता है। और इस संस्कार में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि इस समय बालक को 3 ऋण से बांधा जाता था, है ना। इस समय बालक को 3 ऋण से बांधा जाता था, और ये बालक की अकाउंटेबिलिटी होगा, है ना, बालक की अकाउंटेबिलिटी होगा, किसी भी इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी होगा कि ये जो 3 ऋण है, ये 3 ऋण को उनको चुकाना पड़ेगा। और ये 3 ऋण जो है एक जनेऊधारण है ना, जिसको थ्रेड धागा बोलते हैं ना, थ्रेड सेरेमनी, इंग्लिश में थ्रेड सेरेमनी बिकॉज ऑफ रीजन दैट द एक धागा यहाँ पे बांधा जाता है जिसको हम लोग जनेऊधारण बोलते हैं ना। तो ये जो जनेऊधारण कराया जाता है, तो जनेऊधारण में 3 ऋण, है ना, जनेऊधारण में 3 ऋण उनके साथ कंडीशन हो जाता है कि पूरे जीवन काल में उसको 3 ऋण चुकाना है। 3 ऋण क्या क्या आपका, एक ऋषि ऋण है, एक पितृ ऋण है और एक देव ऋण। ऋषि ऋण क्या, आप वेद का अध्ययन करके, वेद की विद्या लेके, ज्ञान को प्राप्त करके, शिक्षा लेके आप ऋषि का मतलब जो गुरु है, गुरु का जो ऋण है, उस ऋण को आप चुका देंगे। तो एक ये ऋण हुआ, है ना। ये आपकी अकाउंटेबिलिटी होता है कि जो ऋषि है उनका जो ऋण है, आप पे क्या ऋण है कि आप भी क्या करें, शिक्षा ग्रहण कर ले, है ना, आप भी विद्या को ग्रहण कर ले। तो जब आप विद्या ग्रहण कर लेंगे तो ये ऋण आपका चुकता हो जाएगा। उसके बाद पितृ ऋण है। पितृ ऋण क्या कि आपको भी संतान की उत्पत्ति करना पड़ेगा, आपको भी संतान की उदय करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या आपका पितृ ऋण, मतलब आपको शादी करना पड़ा, शादी करने के बाद 1 या 2 या 3 बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, दैट इज द पितृ ऋण, ये भी जरूरी है। देव ऋण क्या है, देव ऋण क्या है कि ये भी आपकी अकाउंटेबिलिटी, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समाज से जुड़े हुए हैं, आप एक सामाजिक प्राणी हैं, आप एक देश में रहते हैं, आप क्या कीजिए, आप गृह के त्याग कर देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए निकाल जाइए और समाज का सेवा कीजिए, देश का सेवा कीजिए। तो देयर आर 3 ऋण, है ना, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, जो उपनयन संस्कार में ही किया जाता है। और जो जनेऊधारण है, जनेऊधारण के समय ये 3 चीजें कराया जाता है। 3 मतलब ऋण आपको चुकाना पड़ता है, ये कंडीशन वहां पर हो जाता है। एक चीज और याद रखना है, ये जो जनेऊधारण है, जनेऊधारण सब लोग नहीं कर सकते। जनेऊधारण सिर्फ और सिर्फ आपने पढ़ा होगा वर्ण सिद्धांत, है ना, कलर सिस्टम। वर्ण सिद्धांत में 4 कास्ट आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो निम्न जाति माना गया है, जो शूद्र लोग है, शूद्र लोग को जनेऊधारण नहीं कराया जाएगा। वो लोग क्योंकि उस समय एंशिएंट एजुकेशन में वो लोग शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकते थे, है ना। शूद्र लोग जो है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में, वैदिक एजुकेशन सिस्टम में वो लोग शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाते थे, है ना जी, कंडीशंस था, वो लोग शिक्षा ग्रहण नहीं, तो जनेऊधारण भी वो लोग नहीं करेंगे। याद रखिएगा, सिर्फ 3 लोग यहाँ पे जनेऊधारण करेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण 8 साल में करेगा, हाँ ये भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट इस चीज को याद रखना कि जो ब्राह्मण है वो 8 साल की एज में करेगा, जो क्षत्रिय है वो 10 साल में, जो वैश्य है वो 12 साल में, है ना। जब बच्चे का उम्र, अगर ब्राह्मण है तो बच्चे का उम्र 8 साल में जनेऊधारण करेंगे,
क्षत्रिय है तो 10 साल में, एंड वैश्य है तो 12 साल में करेंगे। याद रखिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये था आपका उपनयन संस्कार, और उपनयन संस्कार से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो संस्कार आते हैं, विवाह संस्कार है, मेधा जनन संस्कार है, उपकर्म है, उत्सर्जन है, संवर्तन संस्कार है, उसका अंतिम संस्कार। ये सब उतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत कम ही पूछे जाएंगे। मेधा जनन एक संस्कार है, उसके बाद एक उपकरण संस्कार है। हाँ जी, और भी कुछ एजुकेशनल संस्कार है जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बस इसको भी याद रख लीजिएगा, है ना। क्या क्या है आपका, मेधा जनन, है ना। मेधा जनन क्या है कि जब बालक, है ना, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, अपने आप को सेल्फ रिलायंट समझने लगते हैं कि मैं अब सेल्फ रिलायंट हो गया हूँ, अपनी डिग्निटी को समझते हैं, डिसिप्लिन अपने आप को रखते हैं, मतलब उनके अंदर जब मैच्योरिटी आ जाता है तो ये मेधा जनन संस्कार होते हैं। उसके बाद एक है उपकर्म संस्कार। उपकर्म संस्कार क्या है, जब कोई भी एकेडमिक सेशन होता है और एकेडमिक सेशन की जब स्टार्टिंग होती है, एकेडमिक सेशन की जब बिगिनिंग होती है, तो उस समय एक संस्कार किए जाते हैं, उसको उपकर्म संस्कार बोलते हैं, है ना। जैसे अभी हम लोग आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, फ्रेशर पार्टी करते हैं, है ना। जब खत्म होते हैं तो फेयरवेल पार्टी करते हैं, है ना। तो जो अभी अभी हम लोग ये सेरेमनी करते हैं, फ्रेशर सेरेमनी और फ्रेशर पार्टी और फेयरवेल पार्टी, लेकिन उस समय एक होता था उपकर्म सेरेमनी। उपकर्म सेरेमनी क्या कि जब एकेडमिक सेशंस का बिगिनिंग होता था तो ये उपकर्म सेरेमनी किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद उत्सर्जन सेरेमनी। उत्सर्जन सेरेमनी कब, उत्सर्जन सेरेमनी जब हम लोग आज के डेट में फेयरवेल पार्टी करते हैं, जब कोई एकेडमिक सेशंस का अंत होता है, डिस्पर्सल होता है, तो आज के डेट में हम लोग फेयरवेल पार्टी करते हैं, उस समय जो है उत्सर्जन सेरेमनी किया जाता था। सेम कॉन्सेप्ट आज का और उस समय का कॉन्सेप्ट सेम है। उसके बाद एक और है संवर्धना या कन्वोकेशनल रिचुअल्स, ये एजुकेशनल ये भी रिचुअल्स है। जब क्या होते थे, कोई शिक्षा को आप पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया, तब एक कन्वोकेशन रिचुअल्स होते हैं, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, एजुकेशन का जो रिचुअल्स है आपका, संवर्धना कन्वोकेशनल रिचुअल्स, उत्सर्जन है, उपकर्म है, मेधा जनन है, उपनयन संस्कार है, विद्यारंभ है ना। बाकी और को आप याद भी नहीं रखिएगा तो चलेगा, विच इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट एनजेआरएफ, बट ये इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट एनजेआरएफ के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा यूजीसी नेट एनजेआरएफ के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।